नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी जीएस में। मेरा नाम अमित कपूर है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, क्लासेस कंटिन्यू चल रही है और आज हम लोग बात करने वाले हैं 1935 का अधिनियम। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे, उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है उसमें। और मित्रों, आप लोगों के लिए खास सूचना ये रहेगी, अभी मैं एडवर्टीजमेंट में बता दूंगा आप लोगों को। सबसे पहली बात मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये मेरा रेफरल कोड है AMR10। तो आप लोग सब्सक्राइब भी करते रहें प्लीज़। ठीक है, जो भी सब्सक्राइब करना चाहता है मेरा कोड यूज करेंगे और 10% का आप लोग इंस्टेंट डिस्काउंट पाएंगे, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे, कोड AMR10 ये मेरा रेफरल कोड है। आप इसको यूज करते चले, PDF साथ में पर्सनल गाइडेंस, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह वगैरह। ठीक है। और दूसरी बात यहाँ पे क्या है, ये बिल्कुल फ्री क्लासेस है आप लोगों के लिए। 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 2 बजे, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहे। मित्रों ये ध्यान रखना आप लोग, जो यूट्यूब पे हमारी क्लासेस होती है वो एक तो 11 बजे होती है, वैसे अभी इसको 10 बजे कर दिया गया है। तो ये हम लोग जो अभी कर रहे हैं क्लास, जो हम लोग इस समय कर रहे हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, वो इस समय 10 बजे होगी ये क्लास। ज्योग्राफी और एथिक्स क्लास हम जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये जब भी स्टार्ट होंगी आपको पता चल जाएगा। लोक प्रशासन जिनका है ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो 5:30 बजे आएंगे। 5:30 बजे मंडे टू सैटरडे क्लास चलती है, तो आप लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करते रहें। और अगर मेरा कोड आप यूज करते हुए सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपको हमने बता दिया है, PDF के साथ में, पर्सनल गाइडेंस के साथ में, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस के साथ में, +10% डिस्काउंट के साथ में आपको लाइव क्लासेस, लाइव क्विज और टेस्ट और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज अकॉर्डिंग टू यूपीएससी सिलेबस और अनलिमिटेड एक्सेस, मतलब पुराने नए वीडियो सारे आप वीडियो देख सकते हैं एक बार सब्सक्राइब करने पर ही। ठीक है, तो ध्यान रखना। और मेरी क्लासेस अगर देखनी है तो आप क्या करेंगे, फ्री वाली क्लासेस देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप यूपीएससी सीएससी गोल सेलेक्ट करेंगे, मेरा नाम सर्च करेंगे, फॉलो कर लेंगे, सारी क्लासेस मेरी मिलने लग जाएंगी। और अगर नहीं मिल पा रही तो अनअकैडमी_अमित कपूर, इस पे आप लोग टेलीग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, PDF डिमांड कर सकते हैं। और अपने बारे में कुछ बता देता हूँ, मैंने बीटेक किया हुआ कंप्यूटर साइंस से, यूपी पीसीएस में यूपीएससी दे चुका हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाता हूँ और लगभग 60% से अधिक पोर्शन में कवर करता हूँ जीएस के लिए। टॉप मोस्ट फैकल्टी से 15,000 से अधिक इनके कोर्सेस अनअकैडमी पे आपको मिल जाएंगे। कुछ भी आप करना चाहें, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, एनसीईआरटी, जो भी आप करना चाहते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको प्लस सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है और एक आइकॉनिक है, दोनों मेरा कोड यूज हो जाएगा। आप लोग क्या कर सकते हैं, प्लस में थोड़ा सा सस्ता है और आइकॉनिक में महंगा। आइकॉनिक क्यों, इस वजह से क्योंकि आप इसमें मेंटरशिप दी जाती है, पर्सनल कोच दिया जाता है, जो आपको बताएगा, पैटर्न एनालिसिस करके देगा, यूपीएससी कैसे एग्जाम ले रहा है, कैसे एग्जाम लेने वाला है, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराएगा आपसे। ठीक है, स्टडी प्लानर बना के देगा कि कैसे कैसे क्लासेस आपको करनी है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना, मैगजीन कैसे पढ़नी, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है, वो सब आइकॉनिक में दिया जाता है। इस वजह से ये बेस्ट है और टॉप एजुकेटर रहते हैं यहाँ पे। और ये कह सकते हैं, आप जो इंटरव्यू दे के आए हुए आपके साथ में आइकॉनिक में मिलते हैं, जो कि पर्सनल गाइडेंस में आपका साथ देते हैं और मेंस की जो आपकी जर्नी है उसमें 4 चांद लगाते हैं। मित्रों ये कल से स्टार्ट हो चुके हैं, 6 महीने, 1 साल, 2 साल और एनसीईआरटी बैचेज हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो आप लोग यहाँ पे करते रहेंगे। यहाँ पे कॉम्बो भी दिया गया है, तो कॉम्बो में भी आप कर सकते हैं। इसमें कॉम्बो में जीएस आइकॉनिक दिया गया है और ऑप्शनल दिया गया है। आप देखिए बहुत कम फीस कर दी गई है, और अगर मेरा कोड यूज करेंगे 10% और आपको एक्स्ट्रा इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। उसी प्रकार से प्लस का भी दिया गया है, इसमें भी आप मेरा कोड यूज करते चलेंगे। और मित्रों एक खास बात है, समिट है अनअकैडमी समिट 2.0, फरवरी 20 और फरवरी 21 को है। आप लोग इसमें रजिस्टर होते रहिए, बिल्कुल फ्री है ये, मेरा कोड यूज कर सकते हैं AMR10 और बिल्कुल फ्री है। टॉप मोस्ट स्पीकर्स आते हैं इसमें, देखिए आप, कैलाश सत्यार्थी जी, नोबेल पीस विजेता, इसके बाद में फॉर्मर चेयरमैन यूपीएससी, जयेश राजन, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी डिपार्टमेंट, तेलंगाना, दुर्गा शक्तिमान नागपाल, इधर राज्यसभा टीवी सीनियर एंकर, ठीक है, फ्रैंक रोशन। इसके बाद में आप देख रहे हैं अजीत जी और प्रवीण, तमाम सारे टॉप और टॉप एजुकेटर भी आपके साथ में रहेंगे। तो आप लोग इसमें ज्वाइन होते रहिए। ये देखिए टॉप एजुकेटर है, तो अटेंड सब लोग कर सकते हैं इसको। अपनी तैयारी को गैरअप करने के लिए, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आप इसमें जरूर ऐड हो जाइए, फटाफट रजिस्टर करते रहिए। और ये कब है, 20 तारीख को सुबह 10 बजे, 21 तारीख को सुबह 10 बजे, बिल्कुल फ्री है। कोड मेरा यूज कर लेंगे, अनलॉक कर लेंगे और इस सेशन को अटेंड करेंगे। अनअकैडमी 2.0, चलिए ठीक है। स्पेशल क्लासेस देखिए मैं लेता रहता हूँ, जो कोर्स रहेंगे मेरे अनअकैडमी पे कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिए फटाफट। और लोक प्रशासन रहेगा, हिस्ट्री, इसके बाद में आर्ट एंड कल्चर पेपर 2 पूरा, इसके बाद एक पेपर 4,
और करंट अफेयर वीकली आपको मिलेंगे। तो आप इतना सब कुछ मिल रहा है मेरे कोड के साथ में, सब्सक्राइब करते रहिए और बढ़िया से तैयारी करते रहिए। हम जो बात करने वाले हैं 1935 का अधिनियम, ठीक है। आज लास्ट में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। ये जो टॉपिक है गांधी जी का हरिजन अभियान, ये देख लेंगे आप लोग एक बार, रणनीति पर बहस में कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है 1935 का अधिनियम। ठीक है, चलो भाई चलते हैं, जो अपने मेन मुद्दे पे आते हैं। 1935 का अधिनियम, सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है यहाँ पे, 1935 का जो मैं अधिनियम पढ़ा रहा हूँ, इससे और ज़्यादा अगर कहीं आपको मिल रहा है तो कर सकते हैं, कर सकते हैं। और कहीं मिल रहा है तो आप क्या है, कर सकते हैं। लेकिन इससे ज़्यादा आपको और कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें उन्होंने सब कुछ दे दिया है। ओवरऑल हर एक चीज़ यहाँ पे हमने आपको बता दी है, किस तरह से कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है, कैसे ख़त्म हुआ है, कैसे इसका वाद विवाद कैसे हो रहा है, दोष क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, भारत शासन अधिनियम किस तरह से भारत पर से उसने खत्म किया हुआ है, क्या किया, सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, ओवरऑल जो आप सोच सकते हैं 1935 के अधिनियम में क्या क्या होना चाहिए, वो यहाँ पे हमने सारी चीजें दे दी हुई। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर रहिए। सबसे पहली बात बात करते हैं कि भाई 1935 का अधिनियम कैसे आया, क्या इसकी जर्नी जर्नी नहीं थी। ठीक है, इसकी जर्नी क्या है देख लेते हैं। तो इस अधिनियम के लिए निम्नलिखित मसौदे की सहायता ली गई है। मसौदे आप लोग समझते हैं कि भाई किस आधार पे इसको 1935 का नियम बनाया गया, तो इसका आधार क्या है। ठीक है, आधार यहाँ पे देखो क्या क्या बना हुआ। सबसे पहला यहाँ पे साइमन रिपोर्ट, ये सब पीटी में आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, कहीं पे भी पूछा जा सकता है, स्टेट में या यूपीएससी में कहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे क्या आधार बनेगा 1935 अधिनियम का जो लाया गया है। सबसे पहला यहाँ पे साइमन आयोग रिपोर्ट क्या है। ठीक है, साइमन तमाम सारी चीजें आपने देखा हुआ था, साइमन से ही फिर गोलमेज सम्मेलन हुए हैं। तो यहाँ पे आप अंडरस्टूड हो गया एकदम से, क्या अंडरस्टूड हो गया कि भाई गोलमेज सम्मेलन भी इसमें शामिल रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। तो पहली बात यहाँ पे साइमन आयोग रिपोर्ट, सर्वदलीय सम्मेलन, जो कि आप देखेंगे नेहरू रिपोर्ट, जो सर्वदलीय सम्मेलन हुआ था, सर्वदलीय कांग्रेस रिपोर्ट जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं, एक तो वो आधार है यहाँ पे। और एक बात मत देखेंगे, जिन्ना का 14 सूत्री जो मांग है उसको भी इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग, कि इस भी एक आधार बना हुआ था 1935 का नियम, क्यों लाना पड़ा, क्यों लाना पड़ा, आप ऐसे समझेंगे इसको। इसके बाद में तीनों गोलमेज सम्मेलन यहाँ पे देखेंगे, इसमें कांग्रेस से वाद विवाद की वजह से, तो 3 गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस में हुए वाद विवाद, तो ये ध्यान रखना, बात नहीं बन पाई तीनों गोलमेज सम्मेलन में। दूसरे में तो गांधी जी गए भी थे, लेकिन क्या है, खाली हाथ लौट आए थे, उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि बात नहीं बन पाएगी। तो क्या आपने देखा हुआ था, सब सांप्रदायिक आधार पर बंटवारा हो गया था, सब अपनी अपनी बात रख रहे थे, कोई राष्ट्र की बात नहीं कर रहा था, गांधी जी चले जाते। तो यहाँ पे तीनों गोलमेज सम्मेलन वो विफल, यहाँ पे इनकी कह सकते हैं असफलता। इसके बाद में श्वेत पत्र एक जारी किया गया। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे कि प्रवर, संयुक्त प्रवर समिति रिपोर्ट, ये भी आधार बनी जाके 1935 अधिनियम के लिए। इसके बाद में आप देखेंगे खास बात और देखेंगे लोथियन रिपोर्ट, जिसमें चुनाव संबंधी प्रावधानों का विवरण था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है यहाँ पे, लोथियन रिपोर्ट बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका इसमें निभाती है। और वो क्या निभाती है, चुनाव संबंधी प्रावधानों का इसमें विवरण है। और इस अधिनियम के 3 प्रमुख अंग हैं, और वो 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, एक बार अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहला है अखिल भारतीय संघ। ये जो लोथियन रिपोर्ट आई हुई थी, उसमें चुनाव संबंधी जो भी प्रावधान किए गए थे, उसमें सबसे पहला अधिनियम के 3 अंग थे। यहाँ पे बात कर रहे हैं अखिल भारतीय संघ की। दूसरा जो यहाँ पे इसमें बोला हुआ है वो है संरक्षणों सहित उत्तरदायी सरकार, कुछ मतलब संरक्षण देते सहित करना क्या है, उत्तरदायी सरकार को देना। ठीक, मतलब उत्तरदायी सरकार स्थापित करना। तीसरा एक मुद्दा यहाँ पे और आया था लोथियन रिपोर्ट में, जो कि चुनाव से संबंधित प्रावधान के अंतर्गत इसको हम लेते हैं, उसमें है भिन्न भिन्न सांप्रदायिक तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। ठीक है, तो ये 3 मुद्दे यहाँ पे ध्यान रखना, कभी भी आपसे पूछा जाए 1935 का तो आपसे दे दिया जाएगा ए बी सी में, तो आप लोग इसको कर सकते हैं। मान लो 1 में दे दिया, 2 में दे दिया, 3 में दे दिया, 4 में दे दिया, और चौथे में आपके दे दिया कि लोथियन रिपोर्ट। तो लोथियन रिपोर्ट भी आपको क्या है, पता होनी चाहिए मित्रों, अगर नहीं पता होगी तो आपसे गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, लोथियन रिपोर्ट भी 1935 का आधार बनी जाके, और उसमें 3 मुद्दे थे, अखिल भारतीय संघ, दोबारा दोहरा देता हूं, संरक्षण सहित उत्तरदायी सरकार,
भिन्न भिन्न संप्रदाय तथा अन्य वर्गों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये 3 यहाँ पे आधार। अब आगे चलते हैं। ये तो हमने सबसे पहले बात कर ली कि 1935 का अधिनियम लाने का आधार क्या बना था, क्या कारण थे ऐसे, ठीक है। तो ये सबसे पहली बात मित्रों। इससे आगे अब कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें कि क्या आधार बना हुआ था, सारे हमने आधार आपको एक साथ में दे दिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके प्रावधान क्या थे। अब एक चीज और ध्यान कर लें, हमने सब कुछ इसमें दे दिया, कुछ भी नहीं छूटा है। इसके अलावा इस अधिनियम से कुछ नहीं आएगा, जहां तक मेरा मानना है, ठीक है। प्रमुख वक्तव्य, जैसे ये पास किया गया है, पारित किया गया है, या आप कह सकते हैं घोषणा की गई 19 पर, तो इसमें क्या क्या कहा, किसने क्या कहा। तो सबसे पहला है, इसमें देखेंगे जवाहरलाल नेहरू इसमें वक्तव्य देते हुए कहते हैं कि ये इस अधिनियम के संबंध में कहते हैं कि ये अधिनियम दास्ता का घोषणा पत्र है। और दूसरा फिर वो कमेंट करते हैं, फिर भी वो दोबारा से कमेंट करते, कहते हैं अनैच्छिक, अप्रजातांत्रिक और अराष्ट्रवादी संविधान है ये। और फिर ये कमेंट करते हैं, तो 3 कमेंट इनके आए हुए हैं। ध्यान रखना, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में। एक तीसरा है कि अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन सहित मशीन है, ठीक है, कि अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन सहित मशीन एक्ट, ठीक है। इस एक्ट को उन्होंने बताया 1935 के। तो ये तीसरा हो गया। तो 3 वक्तव्य लगातार जवाहरलाल नेहरू ने बताए हुए हैं। और एक जो है बंगाल के उस टाइम के मुख्यमंत्री फजल उल हक, ठीक है, इन्होंने भी क्या बोला हुआ है कि ना तो यह हिंदू राज और ना ही यह मुस्लिम राज, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने इस अधिनियम के अकॉर्डिंग अपने वक्तव्य दिए हैं 1935। और इसमें क्लीवेंट एटली भी बोलता है, क्लीवेंट एटली भी बोलता है। वो कहता है क्या कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में भारत के भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है, भविष्य की राजनीतिक प्रगति का कोई कार्यक्रम नहीं है, ये क्लीवेंट एटली बोलता है। तो ये इसका भी वक्तव्य। और एक वायसराय लिलिथगो का भी यहाँ पे है, क्योंकि 1936 से लेकर 1943 तक ये क्या है, इसी के काल में ये अधिनियम आता है। तो इसके काल में नहीं है, पहले आ जाता है 1935 का अधिनियम। तो ये 1935 का अधिनियम, ये कब तक रहता है, 1936 से 1943 तक रहता है ये। और इसका क्या वक्तव्य है, देखिए स्टेटमेंट क्या देता है। कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 इसलिए पास किया गया है क्योंकि हम समझते हैं कि भारत पर अंग्रेजी प्रभुत्व बरकरार रखने का यह सर्वोत्तम तरीका है, ठीक है, सर्वोत्तम तरीका है। जैसा कि आप देख रहे हैं जवाहरलाल नेहरू ने ऊपर क्या कहा हुआ है, अनेक ब्रेकों वाली मगर इंजन रहित मशीन है, ठीक है, अनेक ब्रेकों वाली मतलब इंजन रहित मशीन, ठीक है। तो ये जवाहरलाल नेहरू यहाँ पे बोल रहे हैं। और लिलिथगो भी ऐसी कुछ बात कर रहा है वहां पे। और इसके बाद में मदन मोहन मौलवी भी बोलते हैं इसमें, इसी को रिलेट करते हैं, कहते हैं बाह्य रूप से जनतंत्रवादी एवं अंदर से खोखला ये अधिनियम है। तो यहाँ पे ये मदन मोहन एम मौलवी बोलते हैं। और यहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालचारी भी अपना वक्तव्य देते हैं उस पर, वो भी पीछे नहीं हट रहे, वो भी कहते हैं द्वैध शासन पद्धति से भी बुरा एवं बिल्कुल अस्वीकृत, ठीक है। तो ये तमाम सारे आपने देख दिए आपको। इससे ज्यादा एक और है, कोई बोलता है वहां पे शायद वेलिंगटन बोलता है, वो बहुत खास नहीं, लेकिन फिर भी ये तमाम सारे जो वक्तव्य दिए गए। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मूल मुद्दे पे, उसमें क्या है, प्रमुख प्रावधान क्या क्या किए गए। मित्रों इसको खास खास प्रावधान यहाँ पे देख लेना, और बहुत डिटेल में दिए गए। इससे ज्यादा आपको प्रावधान डिटेल में नहीं मिलेंगे, आप साफ साफ सुनेंगे, साफ साफ देखेंगे एक बार, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पे अखिल भारतीय संघ की स्थापना। वैसे ध्यान रखना आप लोग कि ये अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जो आप कह सकते हैं एक तरह से रूपरेखा बनाई गई थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कारगर सिद्ध नहीं हुआ। तो अखिल भारतीय संघ वो स्थापना नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी हम लोग समझेंगे इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट वो है क्या है, एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना। और ये संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर्स के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों, ध्यान रखना देसी रियासतों को भी इसमें शामिल किया गया है। कभी आपसे अगर पूछे इस तरह से कि देसी रियासतों को क्या इसमें शामिल किया गया हुआ था, तो ध्यान रखना इसमें बात कही गई थी कि एक अखिल भारतीय। लेकिन एक खास बात और आप देखेंगे, जो अनिवार्यता है यहाँ पे रियासतों के लिए, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं उसमें ढील दे दी गई थी और तमाम सारी चीजें बिखर गई थी। अखिल भारतीय संघ की स्थापना नहीं हो पाई थी। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हम अखिल भारतीय संघ इसके अंदर क्या है इसके बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इसको क्या है कि यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्रों और उन देसी रियासतों से मिलकर बनना था जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हों।
तो ये मुद्दा जब आया स्वेच्छा वाला, तो यहाँ पे क्या हुआ, देसी रियासतों ने क्या किया, अपने पैर पीछे खींच लिए। फिर आगे कहते हैं कि प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था। जो भी प्रांत थे, 11 प्रांत थे, आप देखेंगे उनको अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई। प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। तो ये खास खास ध्यान रखना, प्रांत और 6 कमिश्नर तो इसमें शामिल हो रहे थे जिनका क्षेत्र था, लेकिन यहाँ पे जो देसी रियासतों के लिए ऐच्छिक वाली बात की गई, इस वजह से अखिल भारतीय संघ की जो अवधारणा थी वो पूरी तरह से कैसी हो गई, खत्म हो गई, समाप्त हो गई। एक और मुद्दा यहाँ पे बनता है प्रांतीय स्वायत्तता, जो कि प्रमुख प्रावधान है। इसमें ध्यान देंगे आप लोग, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर दिया गया था। स्वतंत्र और स्वशासित या कह सकते हैं उत्तरदायी सरकार की या संवैधानिक आधार यहाँ पे इसको प्रदान कर दिया गया था। ध्यान देना, बस इतना ही पूछा जाएगा आपसे, द्वैध शासन व्यवस्था का अंत, एक स्वतंत्र सुशासित संवैधानिक आधार प्रदान कर दिया गया था, उत्तरदायी सरकार की स्थापना यहाँ पे कह सकते हैं कर दी गई। ठीक है, एक और मुद्दा है जो बहुत ही प्रमुख है, खास ध्यान देना इस पे कि केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था, इस पे बड़ी आलोचना होती है। नेहरू जी भी इसकी आलोचना करते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण दोषों में से एक है। वो क्या है, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था। इसमें क्या है देख लेते हैं, ऊपर ऊपर हमने जान लिया हुआ। कुछ संघीय विषय जैसे कि सुरक्षा, वैदेशिक संबंध, धार्मिक मामले। सुरक्षा की बात आप समझ रहे हैं, विदेशों से कोई अगर आक्रमण होता है तो उससे रक्षा करने की जो बात करेगी। ठीक है, तो कुछ प्रमुख संघीय विषयों जैसे कि सुरक्षा है, वैदेशिक संबंध है विदेशों से, धार्मिक मामलों को गवर्नर जनरल के हाथों में सुरक्षित रखा गया। अन्य संघीय विषयों की व्यवस्था के लिए गवर्नर जनरल को सहायता एवं परामर्श देने हेतु मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी, जो मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। तो खास ध्यान रखना, ऐसे पूछा जाता है आपसे कि वो कौन से मामले थे जो गवर्नर जनरल के साथ में सुरक्षित कर दिए गए थे। सुरक्षा, वैदेशिक मामले जो विदेशी मामले थे, और धार्मिक मामले, इनसे संबद्ध मुद्दे सारे के सारे गवर्नर जनरल के हाथ में सुरक्षित रख दिए गए थे। बाकी अगर जो कोई मुद्दा रहेगा तो उसको सहायता और सलाह के लिए क्या है, मंत्रिमंडल की व्यवस्था की गई थी। और ये मंत्रिमंडल जो थी, ये किसके, व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। जिस तरह अभी आप देखते हैं इस समय हमारी जो व्यवस्था है, जो कैबिनेट होती है, वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है, व्यवस्थापिका। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। तो बिल्कुल वैसी व्यवस्था है, लेकिन खास खास मुद्दे, तो ये बड़ा ही पेचीदा मामला हो गया था, इस पे काफी ज्यादा आलोचना देखने को मिलेगी। अगले मुद्दे पे हम लोग चलते हैं, खास खास और क्या है मित्रों, एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। इसका भी बड़ा अस्तित्व नहीं रहा था, इस वजह से इसकी भी आलोचना की गई है। इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं क्या मामला था। एक संघीय न्यायालय तो हम लोग ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं कि व्यवस्था की गई थी, लेकिन कैसे इसको अधिकार प्राप्त थे, किनके मामले सुन सकता था, कहाँ पे था, ये तो ये सारी चीजें हमें जाननी चाहिए इसके अंदर। तो ये संघीय न्यायालय, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों और रियासतें, जो भी रियासतें हमारी देसी रियासतें, ठीक है, रियासतों तक विस्तृत था। तो मित्रों ध्यान रखना, प्रांत और रियासतों तक इसका क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र था। और इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 2 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था भी की गई थी। तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा गौर करते हुए आप लोग एक बार रिवाइंड कर लेंगे। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल लंदन को, यहाँ पे जो कि प्रिवी काउंसिल कहाँ पे थी, लंदन में थी, इंग्लैंड में उसको प्राप्त थी। तो इसको ध्यान रखना, अगर आपको कुछ इससे सहायता नहीं मिल रही है तो आपको कहाँ पे अंतिम शक्ति, अब आपको लंदन प्रिवी काउंसिल में क्या करना पड़ेगा, जाके अपील करना पड़ेगा जाके। तो एक देखो ना किस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। हमारे यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात कही गई, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। आप फिर इसके बाद में इंग्लैंड में जाके अपने केस को ले जाए, तो इसका भी अस्तित्व बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी ये व्यवस्था यहाँ पे की गई थी। एक और खास बात यहाँ पे आई हुई थी, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता। ब्रिटिश संसद को हमेशा सर्वोच्च रखा गया था। कैसे सर्वोच्च रखा गया था, एक तो खास ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो हमारा जो सब 1935 का अधिनियम आया था बहुत रिजिड था। इसमें जो भी करना था वो सब किसको करना था, ब्रिटिश संसद को करना था, बाकी कोई नहीं कर सकता था। गवर्नर जनरल भी बहुत ज्यादा इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। तो ये कह सकते हैं कि जो 1935 का अधिनियम आया हुआ था ये बहुत रिजिड था। इसमें क्या है, अब परिवर्तन आसानी से नहीं किया जा सकता था।
और यहीं से आप देखेंगे कि एक इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह सकते हैं ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता जो है वो साफ साफ यहाँ पे दिखाई देगी। और आप इसको जोड़ सकते हैं, जो हमने बता दिया आपको कि परिवर्तन नहीं कर सकते थे, अर्थात ये बहुत रिजिड था। अगर कभी आपसे ऐसा पूछा जाए तो मित्रों आप लोग इसको सही करना, टिक सही करना, बड़ा लेंदी था, बड़ा पेचीदा था, बड़ा ब्रॉड था, बहुत बड़ा, ये एक तरह से आप कह सकते हैं बहुत बड़ा, और कैसा रिजिड। ये सारी चीज अगर आपके कहीं पे आए आपसे, हाँ 1935 के दिन ऐसा था, रिजिड था, हाँ था, ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, पीटी में उसको टिक कर देंगे। तो इसमें हम देखते हैं ब्रिटिश सर्वोच्चता। इस अधिनियम में किसी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था। प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी। तो ये इसकी क्या है, पेचीदा है बिल्कुल से। आप देखो कहाँ ब्रिटिश में घूमते चले जाएं, हमारे यहाँ संघीय व्यवस्था है, हमारे यहाँ प्रांतीय विधानमंडल है, तो हम जाए कहाँ पे, संसद। तो ये तो बिल्कुल बेतुकी बात सी लग रही, इस वजह से इस पे भी काफी ज्यादा आप कह सकते हैं आक्षेप या इसको दोषपूर्ण माना गया। इसके बाद में और एक है मित्रों, भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। जो अभी तक आप देखेंगे, एक तो चार्टर आते थे, इसके बाद में फिर चार्टर व्यवस्था खत्म कर दी गई, चार्टर के बाद में फिर क्या आके आने लगे, परिषद आने लग गया, ठीक है। तो अब जो है इस अधिनियम के द्वारा 1919 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके बाद में आप देखेंगे इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। अब क्या आ गया था, 1935 का भारत शासन अधिनियम आ गया था। तो आप लोग ध्यान देंगे, इसको खास ध्यान देंगे, क्या है, भारत परिषद का अंत करके भारत शासन कर दिया गया था। तो जब भी आप 1935 का एक्ट देखेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा, भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है। तो भारत परिषद का इधर अंत कर दिया गया। और खास बातें क्या है मित्रों, इससे ज्यादा और खास बातें आपको नहीं मिलेंगी, जो सारी की सारी हमने इसमें दे रखी है, आप लोग थोड़ा सा इसको कंठस्थ करके देखते रहेंगे, ठीक है। एक खास बात और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का यहाँ पे विस्तार कर दिया गया था। विस्तार क्या कर दिया गया था, आप समझते हैं कि 1900 जो आप कह सकते हैं 19 में देखेंगे 3% था, इसमें क्या कर दिया गया 13%, ठीक है। तो इसको खास ध्यान रखेंगे कि सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार कर दिया गया था। संघीय और प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं में विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा गया था और इसका विस्तार भी कर दिया गया था। अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इसको समाप्त कर दिया गया था, ऐसा बिल्कुल भी मत समझना, और बढ़ा ही दिया गया हुआ था। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहले से था वो तो था ही, अब इसमें किसको किसको विस्तार में लाया गया है, ये देखिए यहाँ पे क्या क्या है, आंग्ल भारतीयों को भी लाया गया, और इसके बाद में भारतीय ईसाइयों को भी मिला दिया गया। आंग्ल भारतीय समझ रहे, एंग्लो इंडियन इनको बोलते हैं। और जो भारत में ही ईसाई बने हुए थे, जो भारत में ही भारत के लोग थे, वो जो ईसाई बने हुए थे, उनके लिए भी सांप्रदायिक निर्वाचन की बात यहाँ पे की। अच्छा, यहाँ पे आप लोग अंतर कर लेंगे आराम से ना, अंतर क्या कर लेंगे, जो आंग्ल इंडियन थे मतलब उसमें कोई एक क्या रहेगा, वो आंग्ल इंडियन मतलब उसका माता पिता कोई जो है या खुद से भी इंडिया में रहकर आ रहा है जो इंग्लैंड का है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, आंग्ल इंडियन। और जो भारतीय ईसाई मतलब आप समझ रहे हैं, इसमें भी अंतर कर लेंगे आप लोग कि जो जिसने ईसाई धर्म भारत में रह के अपना लिया, तो क्या है, आंग्ल इंडियन। और भारतीय ईसाई और यूरोपियों और हरिजनों के लिए भी यहाँ पे क्या कर दिया गया था मित्रों, याद करो वो सांप्रदायिक पंचायत जिसमें 71 की जगह 147 प्रांतीय विधानसभाओं की सीटों को बोल दिया गया था। गांधी जी ने कहा था कि आपको ये सारी सीटों पर आरक्षण मिल जाएगा, तो वो बंबई में 30-30 करके ऐसा, मद्रास में 30 ऐसा हुआ था, आप देख रहे होंगे, हमने पढ़ लिया हुआ सारी चीजें, याद करो वो सारी चीजें। तो अब क्या किया गया यहाँ पे, हरिजनों के लिए भी यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को और विस्तार कर दिया गया है। तो मुसलमानों को तो था ही, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय, भारतीय ईसाई, यूरोपियों और हरिजनों के लिए भी किया गया। और खास ध्यान रखना, इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। इसमें कोई भी प्रस्तावना या कह सकते हैं, प्रस्तावना को हम क्या कहते हैं, उद्देशिका बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी, जो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, वो बिल्कुल नहीं था इसमें। और दो तीन खास बातें ध्यान रखना यहाँ पे कि इसके लिए वर्मा वर्तमान, इसके द्वारा वर्मा जिसको हम लोग वर्तमान म्यांमार बोलते हैं, और अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन कर दिया गया। बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर दिया गया था। मध्य प्रांत जो हम लोग अभी जानते हैं, क्या बोलते हैं उसको, आधुनिक मध्य प्रदेश,
आधुनिक एमपी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे, इसके द्वारा बर्मा, वर्तमान म्यांमार और अदन को, ये सारी चीजें आप लोग अपना कंठस्थ कर लेंगे, रिवाइंड कर लेंगे, एक बार गेन कर लेंगे कि किस तरह से क्या किया गया। तो अदन को इंग्लैंड के औपनिवेशिक कार्यालय के अधीन, बरार को एमपी, आधुनिक एमपी, मध्य प्रांत जिसको हम लोग बोलते थे उस टाइम पे, वर्मा जो कि आधुनिक म्यांमार है, अदन को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, ये मुद्दे यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और क्या क्या मुद्दे हैं मित्रों, देख लो एक बार। जो अभी हमने बात की थी, प्रांतों को सुशासन का अधिकार दिया गया था। अब इसको ध्यान रखेंगे, दोबारा से मैं उसको ले रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ चीजें और भी, आपके पास पे कोई चीज छूटने ना पाए 1935 के अधिनियम से। कोई भी चीज आपको क्या है, सारी चीजें यहीं पे एक क्लास में मिल जानी चाहिए। तो दोबारा से मैं इसको उठा रहा हूँ, प्रांतों को स्वशासन का अधिकार दिया जाएगा। तो हमने देख लिया हुआ था, स्वशासन का अधिकार दे दिया गया था। लेकिन यहाँ पे और क्या चीजें की गई, शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में और बांट दिया गया था। क्या क्या है, संघीय विषय थे जो केंद्र के अधीन थे, प्रांतीय विषय थे जो पूर्णतः प्रांतों के अधीन थे, और जो संवर्तीय विषय थे वो केंद्र और प्रांत के अधीन थे। ठीक है, तो ये जो व्यवस्था हमारे संविधान में इस समय है वो क्या है, 1935 के अधिनियम में आ गई थी पहले से ही। ठीक है, संघीय, प्रांतीय और संवर्ती, तो ये समस्त जो भी शासन के विषय थे 3 भागों में आपने देख लिया। मित्रों एक खास बात और है, एक केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की भी स्थापना की गई थी। और एक लास्ट हम लोग इसमें पॉइंट देखने वाले हैं, वो क्या है कि सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए थे। सिंध और उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत यहाँ पे बनाए गए हैं, और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर के अधीन रखा गया हुआ। तो ये सारे प्रावधान एक एक हमने लड़ी में आपको बता दिए, एक जगह बता दिए हैं। इससे ज्यादा अभी प्रावधान आपको इनडायरेक्टली तो मिल जाएंगे, हमने इनडायरेक्टली भी बताने की कोशिश की हुई है कि आपको किस तरह से इसमें से कोई क्वेश्चन निकाल के पूछा जा सकता है। हमने ये भी बता दिया है, बहुत रिजिड था, बहुत विस्तारित था, बहुत लंबा था, लिखा हुआ संविधान था। ठीक है, अब एक और हम 2 चीजें यहाँ पे और डिस्कस कर लेंगे जिससे कोई चीज छूटने ना पाए। वो क्या है, आगे देखते हैं। दोष क्या है इसमें, इसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो दोष आप लोगों को साफ साफ दिख रहे हैं, हमने बताते चले थे साथ में हम जब हम पढ़ रहे थे, लेकिन फिर भी एक बार देख लेंगे। इस अधिनियम से गवर्नर जनरल और गवर्नर के अधिकारों में और वृद्धि हो गई थी। ठीक है, वृद्धि हो गई। दूसरा, संघीय शासन व्यवस्था दोषपूर्ण थी क्योंकि इसमें भारतीय राजाओं को अधिक स्थान दिया गया हुआ था। संघीय न्यायालय को अंतिम न्यायालय नहीं माना गया था। आपने देखा हुआ है, अंतिम न्यायालय, अंतिम अपील करने का वो जो न्यायालय था, प्रिवी काउंसिल लंदन में था। इस वजह से ये भी कैसी व्यवस्था थी, बहुत कारगर नहीं थी। तो संघीय न्यायालय को अंतिम न्यायालय नहीं। इसके बाद में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और बढ़ाया गया हुआ था। हमने देखा है एंग्लो इंडियन, भारतीय, ईसाई और हरिजनों में भी इसको, और यूरोपियों में इसको विस्तारित कर दिया गया था। मुसलमानों में तो पहले से ही था। ठीक है, और देखें, द्वैध शासन प्रांतों से हटाकर केंद्र में स्थापित कर दिया गया था। हमने बात कर ली हुई थी अभी आपसे। ठीक है, द्वैध शासन कहां से, अभी प्रांतों में था, अब शासन कहां कर दिया गया, ये केंद्रों में स्थापित कर। ये भी बहुत दोषपूर्ण व्यवस्था थी। और इस अधिनियम में कहने के लिए तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात की गई है, पर वास्तविक रूप से अब समस्त अधिकार गवर्नर के पास में थे। ठीक है, तो ये तमाम इसमें दोष आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो अब हम एक और बात कर लेते हैं फटाफट। 2 बातें जो मुख्य बातें ध्यान रखना, 1935 का भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको शासन ध्यान रखना, अभी तक क्या चल रहा था, परिषद चल रहा था। ठीक है, इसकी जगह क्या लाया गया, शासन लाया गया है। तो 1935 का भारत शासन अधिनियम बहुत लंबा और जटिल था। अधिनियम में 551 धाराएं और 15 परिशिष्ट थे, या कह सकते हैं यहाँ पे अनुसूची कह सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वैसे तो कहा जाता है कि 371 और 10 का आंकड़ा है, 371 या 10 का आंकड़ा है, लेकिन फिर भी कई जगह खोजने के बाद मुझे ये भी मिला हुआ है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, कितना है, 551 धाराएं और 15 परिशिष्ट। वैसे एक 371 और 10 परिशिष्ट की बात कही गई है, लेकिन कभी आपसे अगर ऐसा पूछ दिया जाए तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोनों चीजें हमने बता दी हुई है। और एक खास बात क्या है मित्रों, 2 बातें यहाँ पे हमने बताई है, दूसरी बात करने जा रहा हूं।
भारत के नवीन संविधान के रूपरेखा का निर्माण बहुत हद तक 1935 का भारत शासन अधिनियम कानून ने किया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग, भारत के नवीन संविधान की रूपरेखा का निर्माण किसने किया हुआ है? बहुत हद तक 1935। अब आप ध्यान रखना, आपसे यूपीएससी एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या भारतीय संविधान का इतना विस्तारित रूप 1935 के अधिनियम की वजह से है, टिप्पणी करें। तो ध्यान रखना, लगभग 2/3 जो लगभग भारतीय संविधान का 2/3 हिस्सा जो है वो किसका है? ये 1935 अधिनियम का ही है। तो जो हम लोग संविधान पढ़ते हैं अभी, जिस संविधान से हम लोग शासित होते हैं, वो जो नवीन संविधान इस समय है उसकी रूपरेखा का निर्माण काफी हद तक 1935 का भारत शासन अधिनियम कानून से किया गया है। तो ये आपके सामने मुख्य मुख्य बातें थी 1935 के अधिनियम की। हमने बात इसको खत्म कर ली है। अब हम लोग नए फेज में जब चलेंगे तब हम बात करेंगे मित्रों, क्या है, 1939 से 1947 के बीच की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे जितने भी पहलू आए हुए हैं, द्वितीय विश्व युद्ध से लेके अगस्त प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन, ठीक है, या क्रिप्स प्रस्ताव, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अब भारत छोड़ो आंदोलन, इसके बाद में वो शिमला समझौता, और इसके बाद में प्रत्यक्ष कार्यवाही या वगैरह वगैरह जो भी सारी चीजें हैं, फिर कैबिनेट मिशन, फिर इसके बाद माउंटबेटन योजना, फिर वो बेबल योजना, इसके बाद में फिर 1947 का इंडिपेंडेंस एक्ट, सारी चीजें हम लोग इसमें देख लेंगे। 1935 का अधिनियम, इसके बाद में हम लोग इसको फिनिश कर देंगे, हिस्ट्री आपकी हो जाएगी पूरी खत्म। हमने देख लिया 1857 से लेके क्रांति से लेके अभी तक के। तो ये कुछ फेज बचा हुआ है, इस पे हम लोग बात करेंगे मित्रों। अनअकैडमी समिट 2.0 a summit to transform your CSC preparation, फरवरी 20 और 21 2000 को हो रही है। इसमें आप लोग देख लेंगे, 2 दिन मतलब 20 और 21 रजिस्टर होते रहिए, मेरा कोड यूज करते रहिए, फ्री में है बिल्कुल, बस कोड सिर्फ अनलॉक करने के लिए है, तो आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहिए मित्रों। एक खास बात और, विन अमेजिंग प्राइजेस 28 फरवरी 11 बजे कॉम्बैट, और मेरा कोड जो कि फ्री बिल्कुल होता है, अनलॉक करने के लिए सिर्फ मैं बता रहा हूँ, कोड AMR10 है। इसमें पार्टिसिपेट करते रहिए और इसको खुद लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। और अगर मेरे मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी_अमित कपूर टेलीग्राम लिंक है मित्रों। अगर सब्सक्राइब करना है तो प्लीज आप मेरा ही कोड यूज करें, AMR10, 10% डिस्काउंट, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा इसमें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, नमस्कार, फिर मिलते हैं।